लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 94 देखा था। नाउ वी स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 97, जिसमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगी 1 एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन देम। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अल्फा दिया है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर इफ अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन दिया गया है π/4, सेकंड ऑप्शन है π/3, थर्ड ऑप्शन है 2π/3 एंड फोर्थ ऑप्शन है π/2। तो इनका कहना यह है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 1 होगा तो इसकी वैल्यू 1 रहने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होना चाहिए, और अल्फ़ा जो है वो ए और बी के बीच का एक्यूट एंगल दिया है। तो मैं यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेता हूँ। तो यहाँ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आ गया 1। ठीक, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद में हमको यहाँ मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और उसको एक्सपांड करके मैंने डायरेक्ट लिखा है। आगे इसको लिखूँगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल दिया अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2, सो दैट यूज यू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू -1 कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 है तो यहाँ भी 1 1 पुट करते हैं। इसका मतलब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -1/2 आती है कॉस 135 डिग्री के लिए। ठीक, और 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने पर उनको 120 डिग्री के लिए आती है। ठीक है, कॉस 120 डिग्री यानी -1/2 होता है, और कॉस 120 डिग्री इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, जिसको हम 2π/3 रेडियन लिख सकते हैं। सो दैट गिव्स यू ऑप्शन नंबर सी। के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 98। तो इस प्रॉब्लम नंबर 98 में हमें वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है i प्लस 2j प्लस 2k, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है 5, और एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा की वैल्यू दी गई है लेटर से π/6। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके एडजेसेंट वेक्टर को वेक्टर ए और वेक्टर बी से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया, अगर ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स को अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी से डिनोट किया गया है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ पर अगर हम 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। हमने जब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी किए थे उस समय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाली थी। सो दैट गिव्स यू 1/2। अब देखो यहाँ पर मुझे वेक्टर ए दिया है तो इससे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाली तो वो आएगा √1 + 4 + 4, 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ गया √9, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया 3। तो इस तरह से 1/2 इंटू इसके जगह 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 5 इंटू साइन ऑफ π/6 यानी 30 डिग्री होता है, बराबर है।
30 डिग्री यानी आएगा 1/2, आंसर आएगा 15/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर ए और वेक्टर बी से डिनोट किया गया है, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी तुमको ऑलरेडी 5 दिया था, वेक्टर ए की वैल्यू दी थी, उससे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लिया। ठीक, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया था थीटा, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बना 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर इसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। वेक्टर ए से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लिया जो मिल गया 3, तो इसके जगह 3, इसके जगह 5, और थीटा एंगल दिया है π/6 यानी 30 डिग्री, जिसके आंसर 1/2। तो ओवरऑल आंसर आ गया 15/4 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर बी 2 यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है। इफ द वेक्टर्स वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर a प्लस 2 इंटू वेक्टर b एंड वेक्टर b इक्वल टू 5 इंटू वेक्टर a माइनस 4 इंटू वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज, और इसके ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, जिसमें π/6, π/2, π/3, π/4। तो यहाँ पर भी देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें तो ए और बी यूनिट वेक्टर है, इसलिए उनका मैग्नीट्यूड हमने 1 लिखा है। वेक्टर सी की वैल्यू वेक्टर ए और बी के फॉर्म में दी है, वेक्टर डी की वैल्यू भी ए और बी के फॉर्म में दी गई है, और इन्फॉर्मेशन है कि वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी। वेक्टर C is perpendicular to vector D, therefore we can say वेक्टर C डॉट वेक्टर D इक्वल टू क्या आएगा 0। C के जगह C की वैल्यू पुट करो, सो वेक्टर A प्लस 2 इंटू वेक्टर B डॉट 5 इंटू वेक्टर A माइनस 4 इंटू वेक्टर B, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 0। फिर अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो 1 इंटू 5 यानी यहाँ हो गया 5, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यानी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर तो आएगा -4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा प्लस 2 इंटू 5 इज 10, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो मैं उसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकता हूँ, एंड फाइनली -8 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का आएगा स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू आएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू यहाँ आएगा 1 स्क्वायर, ये दोनों को सॉल्व करने पर आएगा +6 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 5 और ये -8 यानी -3, सो 6 इंटू, अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर आएगा -3 इक्वल टू 0। फिर 6 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा -3 इक्वल टू 0, या -3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3, सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 इज़ नथिंग बट 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक, और 60 डिग्री मतलब आ गया π/3। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू हमको यहाँ मिल गई है π/3।
नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 102। एक्चुअली ऐसे टाइप के प्रॉब्लम हम पढ़ चुके हैं। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू दिया है 0, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दिया है 7, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, और इसके ऑप्शन हैं π/2, π/4, π/6 एंड π/3। तो यहाँ फिर से देखो, तीनों वेक्टर्स के हमें मैग्नीट्यूड दिए, लेकिन जो इनिशियल पार्ट दिया है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब अगर मान लो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पूछा गया है, इसीलिए इस इक्वेशन में ए और बी को एक साइड में रखने का है, सी को दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर देने का। अगर तुम्हें ए और सी के बीच का एंगल पूछा होता तो हमने बी को उधर में ट्रांसफ़र किया होता, और अगर बी और सी के बीच का एंगल पूछा होता तो हमने ए को उधर ट्रांसफ़र किया होता। सो देयरफॉर यू कैन से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी द होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वेक्टर सी द होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको दी गई है 3, सो दैट गिव्स यू 3 स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू आएगी 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 25 बिकम्स 34, सो इट इज़ 34 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 49। सो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, सो 6 इंटू 5 इज़ 30 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर 49 माइनस 34 इज़ 15। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 एंड 1/2 इज़ अगेन नथिंग बट कॉस 60। सो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इज़ नथिंग बट π/3 रेडियंस। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम नंबर 102 भी सॉल्व कर लिया है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 104। थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, इसलिए बराबर देख लेना उसको। लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी द वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब इनकी लेंथ सेम है, कितनी है पता नहीं, इसलिए उसको इनिशियली लैम्बडा कंसीडर कर लिया मैंने। सच दैट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज अल्फा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल जो है वो बीटा है, और वेक्टर सी एंड वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है वो गैमा दिया है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ,
कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इज, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1/2, -1/2, 3/2 और -3/2। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसीलिए बराबर ध्यान देना है। क्वेश्चन में इनिशियली कहा गया है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वो मैंने कंसीडर कर लिया है अल्फा, ठीक। उसके बाद में अब एंगल बिटवीन ए एंड बी अल्फा दिया है, ठीक। सो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस अल्फा, यानी आएगा लैम्बडा इंटू कॉस अल्फा, सो दैट गिव्स यू लैम्बडा स्क्वायर कॉस अल्फा। उसी तरह से बी और सी के बीच का एंगल दिया है बीटा, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस बीटा, यानी लैम्बडा इंटू कॉस बीटा, सो दैट गिव्स यू लैम्बडा स्क्वायर कॉस बीटा। उसके बाद वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, दैट गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस गैमा, लैम्बडा इंटू कॉस गैमा, सो दैट गिव्स यू लैम्बडा स्क्वायर इंटू कॉस गैमा। तो क्योंकि हमको वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल दिया था इसलिए ए डॉट बी निकाला, बी और सी के बीच का एंगल दिया था इसलिए बी डॉट सी निकाला, और सी और ए के बीच का एंगल दिया था इसलिए सी डॉट ए बी निकाल लिया। अब यहाँ पर एक कंसिडरेशन किया जाएगा, क्योंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इनकी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी इसका स्क्वायर करने पर भी वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। सो कंसीडर लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूले में क्या क्या आएगा, इसके प्रीवियस पीरियड में हमने देखा है, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, एंड दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू आएगा 0। देन इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए लैम्बडा है, तो यहाँ आएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस ए बी लैम्बडा स्क्वायर प्लस ए बी लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू आएगी लैम्बडा स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू कॉस बीटा प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू कॉस गैमा, एंड दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 लैम्बडा कॉमन आ जाता है, तो ब्रैकेट में आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा, एंड दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये लैम्बडा स्क्वायर होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये उधर चले जाएगा, तो विल गेट 2 लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो होगा -3 लैम्बडा स्क्वायर, दोनों साइड से लैम्बडा स्क्वायर कट हो जाएगा, सो देयरफॉर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा ग्रेटर दैन इक्वल टू -3/2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो तीनों टर्म का सम है वो या तो -3/2 होगा या उससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब कम से कम वैल्यू क्या होगी, -3/2, इसलिए ऑप्शन आएगा डी। इट मीन्स दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इज -3/2। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं 108।
इसमें हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दिया है। देन एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज cos एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज गिवन बाय, तो उसमें पहला ऑप्शन आ रहा है cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। दूसरा ऑप्शन आ रहा है cos थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तीसरा ऑप्शन आ रहा है cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। एंड चौथा ऑप्शन आ रहा है cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक, तो अगेन ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टेक्निक प्रीवियस प्रॉब्लम वाली ही यूटिलाइज करेंगे। हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू दिया है 0। अब की बार बी और सी के बीच का एंगल थीटा है, तो इसलिए मैं बी और सी को एक साइड में रखता हूँ, ए को दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा माइनस वेक्टर ए होल स्क्वायर। फिर ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू यहाँ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू सिंपली ए स्क्वायर कंसिडर किया गया है, इसको बी स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर कंसिडर किया गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर को सिंपली कंसिडर किया है सी स्क्वायर, तो दिस बिकम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। आगे ये उधर चले जाएगा, सो 2 इंटू इसको लिखेंगे बी इंटू सी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो हमने निकाला है उसका आंसर हमें मिल गया है cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। अब क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया है तो फिर हमको ये कंसीडर करना ही होगा, हर बार ऐसे ही रहेगा। अगर तुमको क्वेश्चन में गिवन में वेक्टर के फॉर्म में दिया है और इधर में अगर स्मॉल ए का स्क्वायर स्मॉल बी का स्क्वायर स्मॉल सी का स्क्वायर है तो वो तुमको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये कंसिडरेशन हमने यहाँ पे किया होगा। अब आगे के जो प्रॉब्लम्स है यानी इसके बीच में जितने प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं वो तुम लोगों को सॉल्व करके देख लेने का है और घर पे प्रैक्टिस कर लिया करो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, लेकिन जो भी टिपिकल और थोड़े बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो बचे हुए प्रॉब्लम्स तुमको करके देखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाले प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।